सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तैयारी चल रही है। विपक्ष कैसे भी करके तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अगर यह पूरा विपक्ष एक साथ आ गया और सिर्फ नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष हो गया, तब क्या होगा? तब नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी? अब आपको वो गणित बताता हूं जिससे यह पता चलेगा कि विपक्ष की एकता के बावजूद पीएम मोदी को कितनी सीटें आएंगी। वो नंबर जो बता रहे हैं कि अब की बार मोदी 350 पार भी हो सकता है। भाई अभी विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि अगर सब साथ आ जाएं तो वो मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला ये दिया जा रहा है कि 450 सीटों पर जहां जो पार्टी मजबूत है उसके उम्मीदवार को उतारें और बाकी की विपक्ष की पार्टियां उसको सपोर्ट कर दें, मतलब और कोई कैंडिडेट ही ना हो। और बीजेपी के खिलाफ केवल विपक्ष का सिर्फ एक कैंडिडेट उतारा जाए। लेकिन जब हमने विपक्ष के इस दावे का टेस्ट किया तो आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। भाई अब देखिए, सीधा हिसाब यह है कि विपक्ष क्या उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, मतलब यह हो जाएगा मोदी वर्सेस ऑल। ठीक है, अब मान लीजिए 100% वोट है, नरेंद्र मोदी को मान लीजिए 49% वोट मिला मोटे तौर पर, और 51% सारा वोट जो है विपक्ष का, कोई और कैंडिडेट ही नहीं है, वो उधर चला गया, तो मामला खत्म, हार गई बीजेपी। अब ये यही सोच रहे हैं कि जब एक ही कैंडिडेट होगा तो सबका वोट उधर ही ना चला जाएगा, तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर क्या कह रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें क्या हुआ था जरा इसको सुनिए कि अगर ये सब साथ भी आ गए और यही पैटर्न रहा तो क्या होगा। बीजेपी चुनाव लड़ी कितनी सीट पर? बीजेपी चुनाव लड़ी थी 436 सीट पर, 436 सीट पर, बाकी पे इसके सहयोगी वगैरह लड़े होंगे। जीती कितनी थी? जीती थी 303 सीट, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये 2019 का बता रहा। लेकिन ऐसी सीटें जहां बीजेपी को 50% प्लस वोट मिला, ऐसी सीटें कितनी थी बीजेपी के लिए? 303 में से 224 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 224 सीट। अब बॉस अगर 224 सीट पर उनको 50% प्लस वोट मिल रहा है तो पूरा विपक्ष भी मिला लीजिएगा तो भी 50% से पार नहीं जाइएगा ना। तो 50% वोट तो बीजेपी को मिल ही गया, 50 से ज्यादा ही मिल गया। अब विपक्ष मिला लीजिए, निर्दलीय मिला लीजिए, पूरा मोहल्ला मिला लीजिए, कुनबा मिला लीजिए, तब भी तो बीजेपी ही जीत जाएगी। तो 2024 सीट तो वो तब भी जीतेंगे जब पूरा विपक्ष पिछले बार के सिनारियो की तरह एकजुट भी हो जाए, कोई और कैंडिडेट ही ना हो, एक ही कैंडिडेट। नोटा भी मिला दीजिए भाई विपक्ष के साथ, तब भी बीजेपी के कैंडिडेट को ये 224 सीट पे तो नहीं हरा पाएंगे। खाली बीजेपी का बता रहा हूं, अभी बीजेपी के सहयोगियों का नहीं बता रहा। और आप देखिए बीजेपी के लिए जो सीटें हैं 50% प्लस वोट पाने वाली सीटें, जहां बीजेपी को, ये बीजेपी के लिए बता रहा हूं, बीजेपी जहां बीजेपी को 50% प्लस वोट अब मिले थे 2014 में, ऐसी सीटें थी 136, जो 2019 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 224। और अगर आप देखेंगे ये करीब करीब 88 सीट प्लस है, यानी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 5 साल तक अवार्ड वापसी के बावजूद, 5 साल तक मुसलमान खतरे में है के नैरेटिव के बावजूद, 5 साल में देश तबाह कर दिया के बावजूद, 5 साल में अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी के बावजूद, 5 साल में नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता इसका गाना गाने के बावजूद, 5 साल तक नरेंद्र मोदी विदेश खाली घूमने जाते हैं इतना कहने के बावजूद, सब कर लेने के बावजूद बीजेपी ज्यादा सीटें भी जीती और ऐसी 88 और सीटें ऐड कर ली अपनी पॉकेट में जहां उसको 50% से ज्यादा वोट मिल रहे थे।
यह बात भी ध्यान रखिए कि 2024 का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े 272 से मात्र 48 कम है। यानी नरेंद्र मोदी के लिए विपक्षी एकता कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। भाई 2019 वाला ही रेप्लिकेट हो गया तो भी 224 है। और इस बार तो जिस तरह से कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है, दुनिया भर में मोदी मोदी हो रहा है, ये सीटें क्यों और नहीं बढ़ेंगी, इसका जवाब किसी का और के पास नहीं। अब अगर बीजेपी को छोड़कर उन पार्टियों की बात करें जिन पार्टियों को 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिले थे, तो उनकी सीटों की संख्या देखते हैं। यानी नॉन बीजेपी, और इनको 50% प्लस वोट मिले। ऐसी सीटें कितनी थी? 2014 में ऐसी सीटें थी 64 सीट, जहां विपक्षी पार्टियों को 50% से ज्यादा वोट मिला। 2019 में यह बढ़कर 117 सीट हुई। यानी पोलराइजेशन जो है वो 2019 में जबरदस्त हुआ। अगर बीजेपी के लिए 88 सीटें बढ़ी, तो विपक्ष के लिए भी 2019 में ऐसी सीटें बढ़ गईं जहां पर उनको बड़े मार्जिन से जीत मिली 50% से ज्यादा। लेकिन इसमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि नॉन बीजेपी पार्टियों में कई पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी की सहयोगी भी हैं। यानी ये पूरा सिर्फ नॉन बीजेपी नहीं है, नॉन बीजेपी में बीजेपी की सहयोगी भी इसमें जुड़ी हुई, सिर्फ विपक्ष का हिस्सा इसमें नहीं है। अब इस फैक्टर का टेस्ट करते हैं कि बड़े राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को किन राज्यों में 50% से ज्यादा वोट शेयर वाली कितनी सीटें मिली। तो 50% प्लस वोट मिले, और ये बीजेपी के लिए बता रहा हूं। बीजेपी को अगर आप राज्यवार देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे 2014 में ऐसी कितनी सीटें थी और 2019 में कितनी सीटें थी। अगर आप यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, 2014 में ऐसी 17 सीटें थी जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। 2019 में यह बढ़कर 40 सीटें हो गई। आप देख रहे हैं ऐसी सीटें जहां बीजेपी मैसिव विक्ट्री दर्ज कर रही है, वो 2019 में उत्तर प्रदेश में बढ़कर 17 के मुकाबले 40 हो गई। और यह तब था जब वहां पर सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर 2019 में बीजेपी के खिलाफ थे। अब बताइए यूपी में कैसे रोकिएगा। बिहार में एक और राज्य जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई बिहार में नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, सब साथ में आ गए। तो 2014 में 2 सीट ऐसी थी बिहार में जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाई। 2019 में यह बढ़कर 14 सीटें हो गई थी, 14 सीट्स। और मेरे ख्याल से बीजेपी जो है वहां पर 17 या 20 सीट के आसपास लड़ी थी, उसमें से 14 में 50% से ज्यादा वोट पाई थी। तो मिला लीजिए सबको, फिर कैसे हराइएगा। अब आप देखिए तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा सीटें। 2014 में 20 सीटें थी जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाई थी। 2019 में यह वो राज्य है जहां पर सीटें घट गई थी, 15 हो गई थी, जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट आए। लेकिन यहां तो बीजेपी ने अलग खेल कर दिया, एनसीपी टूट गई, शिवसेना ही टूट गई। तो अब यहां पर कैसे काम होगा, तो यह अलग मामला इनका गड़बड़ा गया। ऐसे ही आप देखिए राजस्थान, यहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट 2014 में 18 सीट पर आए थे, अब 2019 में बढ़कर 23 हो गया था। गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश है, यहां 26 सीट मिली थी बीजेपी को, जहां 50% से ज्यादा वोट आए थे। 2019 में भी 26 ही सीट आई थी। अब बताइए कर्नाटक में, एक और राज्य देखिए कर्नाटक, 2014 में कितनी सीट मिली? 12 सीट, 50% से ज्यादा वोट वाली। 2019 में यह बढ़कर 22 सीट हो गई भाई, 22 सीट। कहां सब साथ भी आ जाइएगा तो कैसे रोकिएगा। दिल्ली की 7 सीट, 50% से ज्यादा वोट। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग निकलते हैं और छप्पा मार के आते हैं भाई। सब मिल भी जाइएगा तो नंबर कह रहे हैं कि नहीं रोक पाइएगा नरेंद्र मोदी को। और अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन बचा हुआ है। एक काम जो नरेंद्र मोदी वादा किए थे यूसीसी का, वो भी लग रहा हो ही जाएगा। कैसे नंबर नहीं मिल रहा भाई, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। राजनीति में कुछ भी हो सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बहुत परेशान हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का विस्तार देश भर में करना चाहते हैं। दिल्ली के साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पीएम मोदी के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष का चेहरा भी बनना चाहते हैं। मतलब मन में बहुत सारे लड्डू फूटने को तैयार हैं, लेकिन वो फूट पा नहीं रहे। ये सब हो पा नहीं रहा है और केजरीवाल परेशान घूम रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल अपने शीश महल की जांच के चक्कर में फंसे हुए। शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में। मतलब चौतरफा वो बेचारे परेशानियों से घिरे हुए। और जब परेशानियां घेरती हैं तो आप शीश महल के बेडरूम में सोइए या आप किसी चौल के बेडरूम में सोइए, नींद दोनों जगह नहीं आती। तो केजरीवाल परेशान तो है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी राजनीति लाइट कैमरा एक्शन और प्रचार के इर्द गिर्द ही घूमती। लेकिन केजरीवाल की यही राजनीति अब उनके लिए मुसीबत बन रही, क्योंकि केजरीवाल के विज्ञापन के खर्च पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में उठे थे, मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे ना होने की दलीलें देने वाली केजरीवाल सरकार बताए कि विज्ञापनों पर कितना खर्चा कर रहे हैं। बीजेपी तो इनको एडमैन बोलती है। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन। बीजेपी कहती है एडमैन है, इतना ऐड देते हैं। यह पूरा मामला हमने आपको पहले भी बताया था, जो दिल्ली को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के जरिए दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा था कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए फंड क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? केंद्र तो खर्चा कर रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं अपने हिस्से का पैसा? केजरीवाल सरकार के वकील ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है भाई हमारे पास, इसलिए आरआरटीएस के लिए पैसा नहीं दे सकते, जबकि प्रोजेक्ट पब्लिक के फायदे का है। लेकिन केजरीवाल ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हमारा खजाना खाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा था कि ये बताओ फिर कौन सा फंड कहां खर्चा कर रहे हैं, बताओ। उन्होंने पूछा केजरीवाल सरकार से कि एड पे कितना खर्चा हो रहा है, विज्ञापनों पर जो खर्चा हो रहा है उसका ब्यौरा हलफनामा दाखिल करके 2 हफ्ते के अंदर बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और अगर फंड की कमी इसमें रुकावट बन रही है तो विज्ञापन पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार बताए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो विज्ञापनों पर जो खर्च कर रहे हैं पैसा, उसको आरआरटीएस के प्रोजेक्ट में लगा देंगे। एड जरूरी है कि पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट जरूरी है जी? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं है पैसा तो एड वाला पैसा लगा देंगे, लेकिन अभी उनको जानकारी देनी है, उससे पहले हम जानकारी देते हैं। 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी और विज्ञापनों के खर्चे की जानकारी मांगी थी। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के बारे में आपको और जानकारी आगे दूंगा, लेकिन केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके दस्तावेज हमारे पास है। तो जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचनी है वो पहले ही हम आपको एक एक डिटेल बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने प्रचार पर पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं उसके दस्तावेज हमारे पास है, क्योंकि जैसे शीश महल में अपना पैसा नहीं लग रहा था, पब्लिक का पैसा था, वैसे ही एड में अपना पैसा थोड़ी लगता है, वो भी पब्लिक का पैसा है, तो घर घर बह रहा है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक साल 2021-22 में केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट आयोजित किया। इस आयोजन के मीडिया कैंपेन के लिए केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का बजट अलॉट किया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रचार के लिए 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की गई। प्रिंट मीडिया में प्रचार के लिए 5 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए। आउटडोर मीडिया यानी जो पोस्टर बैनर वगैरह लगता है उस पे 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के प्रचार और आयोजन में कुल 150 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसमें से 77 करोड़ रुपया तो ऐड पे चला गया। अब आप सोचिए प्रोजेक्ट पे कितना खर्च हुआ, प्रोजेक्ट से ज्यादा ऐड पे खर्च कर दिए। अब प्रोजेक्ट सुनिए, जिस बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के विज्ञापन पर केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो क्या है सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2021 में बिजनेस ब्लास्टर्स नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों से बिजनेस आइडिया मांगे गए। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों से कि बिजनेस आइडिया लाके दो। आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए छात्रों को 2-2 हजार रुपए दिए गए और लक्ष्य यह था कि इस पैसे से छात्र अपने आइडिया के जरिए मुनाफा कमाएंगे। टॉप 10 टीमों को दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बीबीए में एडमिशन मिलने का वादा था। यानी 77 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए और जहां छात्रों को पैसा देके कुछ एंटरप्रेन्योर बनाना था,
उनसे कहा कि लो ये 2000 रुपया पकड़ो और अपनी जिंदगी सुधारो, समाज सुधारो। तो छात्रों को भी लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो एड कंपनी खोल लेते। बिजनेस ब्लास्टर्स की तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की योजना बनाई। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल यानी साल 2022 में जुलाई के महीने में गाजे बाजे के साथ घोषणा कर दी, दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहे हैं जी, जबरदस्त होगा जी, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं होगा। पूरा हंगामा हो गया और कहा कि इससे दिल्ली में हजारों रोजगार पैदा होंगे। देखिए यही सब पोस्टर छपा था। दिल्ली जैसा शॉपिंग फेस्टिवल पूरे देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। केजरीवाल ने एक बार क्या कहा था सुनिए, फिर इसमें क्या हुआ है सुनिएगा तो फिर माथा पीटिएगा। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। तो केजरीवाल जी जिसे इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बता रहे थे, जिसे आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाने वाले हैं, उसका ऐलान तो कर दिया। उसके प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च किया पहले ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस आयोजन का क्या हुआ, शॉपिंग फेस्टिवल की सच्चाई भी बताऊंगा। लेकिन पहले एड के बारे में सुनिए। इस शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया को 3 करोड़ 36 लाख रुपए के ऐड दिए गए। रेडियो पर जिंगल के जरिए प्रचार पर 79 लाख रुपए खर्च किए। आउटडोर मीडिया यानी पोस्टर बैनर से प्रचार के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार में 8 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए केजरीवाल सरकार। अब हो गया, प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा तामझाम हो गया, बाइट आ गई कि अरे पूरे दुनिया में कर देंगे, सब जगह इंडिया में नंबर 1 ये वो। अब आप सोचेंगे बहुत शॉपिंग फेस्टिवल तो बहुत शानदार हुआ होगा, लेकिन अभी आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब आप ये सुनिएगा कि इस साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होना था, लेकिन ये आयोजित ही नहीं हुआ। अब ये फेस्टिवल इस साल के आखिर में होने की उम्मीद है। मतलब जो आयोजन हुआ ही नहीं उसके प्रचार में 8 करोड़ रुपए का स्वाहा। अब जब आगे करेंगे तो फिर ऐड देंगे, फिर खर्चा होगा, लेकिन अपनी जेब से थोड़ा ही निकल रहा है, आपकी जेब से निकल रहा है, फूको। आप ये भी देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए विज्ञापन देने वाली डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का पिछले 3 साल का बजट कितना है। कितना पैसा 3 साल में खर्च किया है ऐड पर केजरीवाल सरकार ने। साल 2020-21 में डीआईपी का बजट 356 करोड़ रुपए था, दिल्ली का अकेले का 356 करोड़ रुपए। इसमें से 297 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। फिर साल 2021-22 में डीआईपी का यानी ऐड देने का जो बजट था वो बढ़कर 620 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें से 596 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। साल 2022-23 में डीआईपी का बजट 511 करोड़ रुपए है और इसमें से अब तक 236 करोड़ रुपए खर्च हो भी चुके। यानी पिछले 3 साल में प्रचार प्रसार में दिल्ली की सरकार ने कुल 1488 करोड़ रुपए का बजट दिया और इसमें से 1131 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। यानी केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा खर्च किया, लेकिन जब पब्लिक से सीधे जुड़े हुए प्रोजेक्ट में पैसे देने की बात आई तो केजरीवाल सरकार कहने लगी कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पैसे केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं और प्रोजेक्ट के लिए पैसे केंद्र सरकार को ही देने चाहिए। ऐड के लिए पैसा है बॉस, रैपिड रेल जो आम आदमी का प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा नहीं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि उसके पास पैसे बचे ही नहीं। इसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। ऐड वाला तो छोड़ ही दीजिए, बजट का हाल सुनिए। वित्त वर्ष 2019-20 में केजरीवाल सरकार का जो कुल बजट था उसमें से 5900 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई सरकार, वो पड़े रह गए। इसी तरह से 2020-21 में कुल बजट में से 11,292 करोड़ रुपए बच गए जो खर्च ही नहीं हो पाए। साल 2021-22 में बजट में से 11,249 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च नहीं कर पाई।
साल 2022-23 में दिल्ली के बजट में 14,346 करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पाई। मतलब जिनके बजट में 14,346 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास रैपिड रेल में प्रोजेक्ट में पैसा देने के लिए पैसा नहीं कर। अब आप सोचिए कि दिल्ली सरकार अपने बजट की पूरी राशि को खर्च तक नहीं कर पा रही, यानी दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस है। दूसरी तरफ विज्ञापनों पर दबाकर खर्च कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण आरआरटीएस के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं। आपको रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताता हूं। सुनिए पब्लिक का कितना भला होना है इस प्रोजेक्ट से, लेकिन केजरीवाल सरकार कह रही है पैसे नहीं। देखिए ये जो आरआरटीएस है, रैपिड रेल आरआरटीएस, ये दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को पैसा दें। इसके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1, 2, 3। एक, और ये सारा कहां से है, मान लीजिए दिल्ली से एक जाएगा मेरठ, दूसरा जाएगा अलवर और तीसरा दिल्ली से पानीपत। ये 3 प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार को कितना फंड देना है, तीनों प्रोजेक्ट का बता रहा हूं। दिल्ली का फंड कितना है, 6,180 करोड़, ये 3 प्रोजेक्ट के लिए देना है। दिल्ली मेरठ के लिए जो प्रोजेक्ट है ये वाला, इसके लिए दिल्ली सरकार को कितना देना है, 1,180 करोड़। इसमें से 415 करोड़ बकाया है, ठीक है। दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर आरआरटीएस के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए देने। इस फंड को तो देने से ही मना कर दिए कि इसमें तो हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं। और जो एक में हाथ लगाए हैं उसमें भी अभी पूरा पैसा नहीं दे पाए। तो बॉस आपसे पूरा बजट खर्च नहीं हो रहा, आपके बजट में पैसा बच जा रहा है, आपके पास एड में दबाकर खर्च करने के लिए पैसा है और पब्लिक के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। अब जाकर जब बताएंगे तो वहां क्या ही होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि बाकी तो बताएंगे नहीं, वो तो ऐड चलाएंगे। हम बताएंगे। पाठशाला देखते रहिए।